उनकी आमद से मिलता है बहारों का पता। वो तो मौसम को बदलने का हुनर रखते हैं। वो आज शाम ही मुल्तान पहुंचा था। सईदू की हवेली में जैसे खुशी की लहर दौड़ी थी। अलबत्ता हवेली के सारे मुलाजमीन दुआएं मांग रहे थे। उनका सामना सईद हवेली के अजीबोगरीब सफूत से ना हो। बीजान ने आते ही उसका सदका दिया था और वो बेजार बेजार सा सब बर्दाश्त कर रहा था। उसे सईद हवेली में बस एक ही शख्स थोड़ा पसंद था और वो था हशाम बिन जबील, जिसकी मोहब्बत इस बेजार शख्स के लिए हमेशा से खालिस थी। इस वक्त भी वो हशाम के साथ बैठा सिगरेट पी रहा था। तुमने स्मोकिंग कब शुरू की? 5 साल पहले कर दी थी। नपे तुले अंदाज में जवाब दिया। क्या तुम जानते हो बीजान को पता चला तो वो नाराज होंगी? हमेशा ही नाराज होती हैं वो। लेकिन तुम्हें पता है शामू काका, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हशाम का नाम बिगाड़ कर वो ढिठाई से हंसा था। थोड़ी सी तो शर्म करो, तुमसे 6 साल बड़ा हूँ। हशाम की बात पर उसका छत फाड़ कहका गूंजा था। सुनकर अच्छा लगा शामू काका। वो भला का ठीक था। वापस कब जाना है? हशाम ने दोबारा पूछा। 1-2 दिन में चला जाऊंगा। वैसे भी जब से आया हूँ बोर ही हो रहा हूँ। और तुम्हें पता है आज एक औरत आई, साथ में एक माँ का बच्चा लाई थी अपना। बीजान को कहती इसे प्यार दें। सईदनी जी ये बड़ा होकर आपके बेटू जैसा बने। तंजिया लहजे के साथ बात के आखिर पर वो खुद ही हंसा था। तुम खुद ही बताओ, अगर वो मेरे जैसा बन गया तो? उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैली थी। मैंने तो फौरन कहा था कि लाएं मैं प्यार देता हूँ, लेकिन बीजान ने मुझे मना कर दिया। वरना क्योंकि वो तुम्हारे करतूत अच्छे से जानती हैं मिस्टर आरजे, इसीलिए मना किया। हशाम ने उसकी बात काटी। उसकी बात पर आरजे ने एक और कहका लगाया। अजीब बात थी, वो तभी हंसा था जब हशाम के साथ होता था। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी पीएचडी कहाँ तक पहुंची शामू काका? अभी तो 1 साल ही हुआ है। हशाम ने जवाब दिया। कब जा रहे हो वापस पेरिस? वो पूछ रहा था। अगले हफ्ते तक। जवाब देने के बाद हशाम उठा। पूरा कमरा सड़क के धुएं से भर गया था और उसके लिए वहां मजीद बैठना मुश्किल हो गया था। कहाँ जा रहे हो? उसे हशाम को उठते देखा तो पूछा। ईशा की नमाज अदा करने। क्यों? नमाज मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या? वो बेचैन हुआ था। हाँ। हशाम ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। लेकिन क्यों? अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? गुनाह मिलेगा, हिसाब देना पड़ेगा। हशाम ने तहम्मुल से कहा। अच्छा, तो तुम इसलिए पढ़ते हो कि हिसाब देना पड़ेगा? वो भनवे सुकेड़े पूछ रहा था। नहीं, अल्लाह भी नाराज़ होगा ना इसलिए। और फिर हशाम के जवाब पर उसका एक और कहका उभरा था। कितना जबर है ना तुम्हारे दीन में। ऐसा भी होता है क्या? दीन में जबर नहीं, ये जबर तो उनको नज़र आता है जिनकी आंखों पर रब करीम व अजीम ने पर्दे डाल रखे हैं। और देखो मुझे, तुमसे बहस नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। हशाम ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया। अच्छा सुनो हशाम बिन जबील, बस एक सवाल का जवाब दे जाओ। उससे हुशाम को पुकारा। हशाम पलटा। उसने देखा था कि आरजे की आंखों में एक अनोखी चमक थी। हशाम अच्छी तरह जानता था कि उसके सवालों के जवाब देना उसके बस में नहीं था, लेकिन वो सुनना चाहता था कि इस वक्त आरजे के दिमाग में क्या चल रहा था। तुम कहते हो कि अल्लाह बहुत बड़ा है, वो बेनियाज है, उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास इंसानों जैसे जज्बात और एहसासात नहीं। फिर तुम्हारे नमाज ना पढ़ने पर वो गुस्सा क्यों होगा? सज़ा क्यों देगा? उसकी बात ना मानने पर वो इंसानों की तरह रिएक्ट क्यों करता है? उससे तुम्हें पैदा किया है, वो क्रिएटर है, बहुत बड़ा है, उसे तो इंसानों की खुशी में खुश होना चाहिए ना। फिर अगर तुम नमाज ना पढ़कर खुश हो तो उसे गुस्सा क्यों आता है? वो तो बेनियाज है ना। फिर बात ना मानने पर माँ बाप की तरह गुस्सा क्यों होता है? इंसानों जैसे जज्बात क्यों? वो बोला तो बोलता ही चला गया। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी, अलबत्ता आंखों की चमक बरकरार थी। एक ऐसी चमक जो देखने वाले को फना करने की सलाहियत रखती थी। हशाम लाजवाब हो चुका था। क्या कहता वो? उसका सवाल ही ऐसा था। वो आलिम नहीं था। तुम्हारी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। नमाज से देर हो रही है, वरना अच्छे से बताता तुम्हें। हशाम कहकर रुका नहीं था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था, जबकि पीछे वो पागलों की तरह हंस रहा था। ब्लडी मुस्लिम्स। तंजिया हंसी। वो पागल था। क्या वो सच में पागल था? क्या ऐसे सवालात करने वाला शख्स पागल होता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसे लोग काबिल रहम होते हैं। हम ऐसे लोगों को खुद इस्लाम से दूर कर देते हैं। इस्लाम में सवाल जवाब करना गुनाह नहीं, जबकि हम किसी भी ऐसे सवाल को बिना सुने, बिना सोचे, मंतकी आलिम और मुफ्ती बनकर किसी को भी दायरा इस्लाम से निकाल देने का फतवा सादिर कर देते हैं, जो कि आरजे जैसे भटके हुए शख्स को राह रास्त पर लाने की बजाय
मस्जिद बागी बना देता है। उन्हें इस्लाम से दिली बुग़्ज़ हो जाता है और वो अजीबो-गरीब कैफ़ियत का शिकार हो जाते हैं, जो कि हमारा ज़ाती कसूर होता है। वो डिज़नीलैंड इमारत के सामने बैठी थी। वो तकरीबन हर हफ्ते यहाँ आती थी, लेकिन अंदर जो स्लीपिंग ब्यूटी शहज़ादी थी, उसे देखने की हिम्मत नहीं थी। इमारत के बाहर बैठी रहती और फिर वापस पलट जाती थी। सैकड़ों लोगों के हुजूम में वो गुम हो जाना चाहती थी, लेकिन होती नहीं थी। कुछ यादें थीं, कुछ बातें थीं, जो उसका पीछा नहीं छोड़ती थीं। सर्दी की शिद्दत ने जैसे उस पर असर करना छोड़ दिया था। ठंडी हवाएं हड्डियों में चुभ रही थीं, लेकिन वो साकिन बैठी थी। कंधों पर बिखरे बाल हवा चलने के बायस चेहरे को छू रहे थे। सर पर उड़ा स्कार्फ भी उड़ने लगा था, लेकिन शायद उसे कुछ महसूस ही नहीं होता था। हेलो एंजल। अचानक उसे अक्त से आवाज़ सुनाई दी। उसे पलटकर देखा तो मैडी अपनी पूरी बतीसी निकाले उसके सामने खड़ा था। मैडी, तुम यहाँ? वो हैरान हुई। हाँ, वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। वो घबराहट में उल्टा ही बोल गया था। क्या वाकई? लेकिन तुम यहाँ से गुजरकर कहाँ जा रहे थे? और क्या मेरा घर यहाँ पर है जो तुम मिलने आए हो? नहीं, वो मैडी बुरा फंसा था। बोलो अब। एंजल ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। मैरी उसका क्लास फेलो था, लेकिन थोड़ा पागल था। अक्सर इस एंजल के चेहरे पर मुस्कुराहट का बायस बनता था। अच्छा सुनो, ये सब छोड़ो, बताओ चाय पियोगी? मैरी ने बात बदली। पी चुकी हूँ। अच्छा चलो, मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ। यहाँ से हिलना मत। मैरी ने उसे हिदायत की और खुद आइसक्रीम बार की तरफ बढ़ गया था, जबकि एंजल एक गहरी सांस लेकर रह गई थी। उससे रुख पलटा तो डूबते सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। चेहरे के हाथ हिस्से पर कोई चीज़ चमकी थी, जैसे कोई मोती। लेकिन उसे एहसास नहीं था कि किसी शख्स की निगाहें उस पर जमी थीं, जो इस रोशनी को देखकर चम सा गया था। क्या उसने अपनी चिन थोड़ी पर कोई मोती लगा रखा था? अचानक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर फैल गई थी। नज़रों की तपिश उसे महसूस होने लगी थी। तब उसकी नज़र मैडी के पास खड़े उस शख्स पर पड़ी थी, जिसका आधा चेहरा छुपा ही रहता था और वो बोल भी नहीं सकता था। ये यहाँ भी। वो खौफ में मुब्तला हो गई थी। वो जहाँ भी जाती थी, वो शख्स उससे पहले वहाँ मौजूद होता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर होता था, जो उसे अंदर तक झंझोड़ देता था। वो तो कभी कभी मैडी की हरकतों से उकता जाती थी, और ऊपर से ये शख्स। उसका मूड एकदम खराब हुआ। वो उठी और कदम स्टेशन की तरफ बढ़ा दिए। मैडी की नज़र अभी उस पर नहीं पड़ी थी, लेकिन वो शख्स उसे ज़्यादा देख रहा था। आइसक्रीम लेने के बाद जब मैडी पलटा और एंजल को वहाँ से गायब पाया, तो वो स्टेशन की तरफ भागा। सबके पीछे उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो उसे मैडी के साथ आइसक्रीम हरगिज़ नहीं खाने दे सकता था। जीतना उसकी फितरत थी, वो हमेशा से जीतता आया था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे। रक्शे वाले ने उसे गली के सामने उतारा था। वो किराया देने के बाद चादर से खुद को अच्छी तरह ढांपती गली में दाखिल हुई। ये एक तंग सी गली थी, जो आगे जाकर एक चौराहे में बदल जाती थी, जहाँ चारों तरफ घर थे। एक मस्जिद थी, बच्चे गलियों में खेल रहे थे। उसका रुख अपने घर की तरफ था। सब्जी की दुकान पर लोगों का हजूम था। गली के दोनों अतराफ ऊंचे ऊंचे घर थे, अलबत्ता गलियां पकी थीं। वो घर से अभी कुछ फासले पर थी, जब उसकी नज़र सामने से आते फकीर पर पड़ी। वो हर जुमेरात को उनके मोहल्ले में मांगने आता था, फटे पुराने से कपड़े पहने। मनकू से लदा वो शख्स बहुत ही अजीब लगता था। अल्लाह से इश्क नहीं कर सकता तो हरगिज़ नहीं कर सकता। बस उसे आशिक बना ले। हाँ, अल्लाह को आशिक बना ले। वो ऊंची आवाज़ में हमेशा यही बड़बड़ाता था। सब्जी की दुकान पर खड़े लोगों ने उसकी बात सुनी थी, और फिर सब्जी वाले ने आलू की थैली से एक आलू निकालकर उस फकीर को दे मारा था। बकवास करता है पागल जाहिल। अल्लाह को आशिक बनाता है। निकल यहाँ से। ये तो एक आम शख्स से उसे धुतकारा था। अगर हम मंसूर खिल्लाज का वाक़या दोहराएं, उस वक्त के सोए हुए उल्मा ने उसे गुमराह होने के फतवे सादिर कर दिए थे। हसन बिन मंसूर खल्लाज ने अपनी ज़ात की नफ़ी की और अल्लाह के इश्क में मरूफ़त के बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंचकर अनाउल हक का नारा लगाकर खुदी के राज को फाश कर दिया। उल्मा साहिर का दिल बेदार ना था, इसलिए वो इल्म और फुरकान के फ़र्क को परखने से मासूर रहे और खल्लाज को गुमराह कहकर सूली पर लटका दिया। हलाज ने सूली कबूल कर ली, क्योंकि वो खुदा से मुलाकात का ज़रिया थी। डॉक्टर निकोलस लिखते हैं कि जब मंसूर को फांसी देने के लिए लाया गया, तो वो तख्ता तार को देखकर इस जोर से हंसा कि आंखों से पानी बहने लगा। उसके बाद लोगों की तरफ देखकर अपने दोस्त अबू बकर शिबली को कहा, आपके पास मसल्ला है? उन्होंने कहा, हाँ। फिर मंसूर ने मसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज अदा की। फिर उसे मसलूब कर दिया गया।
इश्क हाथिर है सूली पे लटक जाने को, मौत से भरकर क्या सजा दोगे दीवाने को। बाकौल इलामा इकबाल। मंसूर को हुआ लब गोया पयामे मौत, अब क्या किसी के इश्क का दावा करे कोई। हुसैन बिन मंसूर खलाज रहमतुल्लाह कहतोपन में थे तो इब्ने अता रहमतुल्लाह आए और कहा कि आपने जो कुछ कहा उससे माजरत कर लें। हसन बिन मंसूर खिलाज रहमतुल्लाह ने कहा कि जिसने ये बात अनाउल हक कही हो उससे कहो कि माजरत कर ले। उस पर इब्ने अता रहमतुल्लाह रोने लगे। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि जिस तरह हजूर अक़दास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुश्क हाक फेंकना जंग बदर में अल्लाह ताला का फेंकना था, उसी तरह मंसूर खिलाज का अनाउल हक कहना दरअसल मंसूर रहमतुल्लाह की आवाज़ ना थी, बल्कि वो खुदाए हकीकी की आज़ाद की आवाज़ थी जिसमें मंसूर रहमतुल्लाह फ़ना हो चुके थे। सूफिया का बयान है कि हज़रत हल्लाज को इसलिए शहीद नहीं किया गया था कि वो हलवाई थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हक हला का राज फाश कर दिया। हनम की आंखों में ये पड़ा हुआ वाक़या एक फ़िल्म की मानंद चलने लगा। सब उसे फिर से होता हुआ महसूस होने लगा था। हनम ने अपनी चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखा था। उसे बुरा लगा था कि एक सब्ज़ी फरोश ने फ़कीर को मारा। फ़कीर ने एक नज़र रुक कर उसे देखा था। घूरता क्या है, निकल यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। दुकान पर खड़े लड़के ने कहा। फ़कीर फिर रुका नहीं। अल्लाह को आशिक बना लो। ये सदा लगा था। वो आगे बढ़ने लगा था जब उसकी नज़र गली में खड़ी हानम पर पड़ी। फ़कीर ने गौर से उसे देखा था। उसके चेहरे पर चमकती खास चीज़ फ़कीर को टटका गई थी। इस चमक को छुपा ले, ये बहुत सौ को बर्बाद करेगी और बहुत सौ को आबाद। वो उसके सामने खड़ा होता चिल्लाया था। हानम जरा के पीछे हुई और फिर वो फ़कीर आगे बढ़ गया, जबकि वो धड़कते दिल के साथ कुछ भी समझे बिना घर की तरफ भागी थी। म्यूजिक की बेहंगम आवाज़ से बीजान को कोफ्त में मुब्तला किया था। थक हार कर उन्होंने आरजे के कमरे का रुख किया। दरवाजे पर बार बार दस्तक देने पर भी जब कोई जवाब न आया तो वो अंदर दाखिल हुई। बेख्तियार ही उन्होंने दोनों हाथ कानों पर रखे। ऊंची आवाज़ से म्यूजिक लगाए सामने लगी स्क्रीन पर कोई मूवी देखने में मगन था। बीजान को हैरत हुई कि उसे म्यूजिक की कान फाड़ देने वाली आवाज़ में मूवी की क्या समझ आ रही थी। अरे बीजान, आप। अचानक उससे रिमोट उठाकर म्यूजिक बंद किया। नजरें अभी भी स्क्रीन पर जमी थी। बीजान को हैरत हुई थी कि उसे कैसे उनके आने की खबर हुई। वो हमेशा ही ऐसे हैरान करता था। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? सईदू के घर में इतनी बेहयाई, शर्म नहीं आती तुम्हें? बीजान ने उसे डांटा। ओहो बीजान, कौन सी बेहयाई? वो पुरसुकून सा पूछ रहा था, जबकि बीजान की नज़र बेहासा ही उसे कमरे की दीवार की तरफ उठी, जिन पर लगी काबिल एतराज़ तस्वीर बेहयाई का मुंह बोलता सबूत थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बीजान बड़बड़ाई। एक दो बार बीजान ने उसके जाने के बाद ये तस्वीर हटाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मुलाजमाओं की ऐसी शामत आई कि अब सब उसके कमरे के आसपास भी नहीं भटकते थे। मुलाजिम क्या सोचेंगे कि जिस खानदान के अफराद ने कभी टीवी तक नहीं देखा, उस खानदान का वारिस ऐसा कैसे हो सकता है? बीजान को उस पर अफसोस हुआ। मैं तो ऐसा ही हूँ बीजान, और मुझे किसी की परवाह नहीं। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा था और ना बीजान को बैठने का कहा था। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, आमीन। बीजान की बात पर उसका छत फाड़ कहका गूंजा था, जबकि बीजान अपना खून चलाती वापस चली गई थी और पूरा कमरा एक बार फिर म्यूजिक से गूंज उठा था। सुबह के 3 बज रहे थे और इतनी ठंड में वो स्विमिंग कर रहा था। हशाम ने अपने कमरे की खिड़की से उसे देखा था और फिर सर झटक कर खिड़की बंद कर दी थी। वो ऐसा ही था। उसे सारी रात नींद नहीं आती थी। अलबत्ता जहाँ ही सुबह के 5 बजते थे उसकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती थीं। वो 24 घंटों में से सिर्फ 3 घंटे सोता था। वो मछली की तरह ठंडे पानी में तैर रहा था। उसे आम इंसानों की निस्बत ठंड कम लगती थी। 4 बजे वो अपने कमरे में लैपटॉप के सामने बैठा था। शालिनी के बहुत से मैसेजेस आए हुए थे और वो कौन सा लड़कियों से दूर भागता था। फ़ौरन से जवाब दिया था। तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है, तुम प्रोफेशनल सिंगर क्यों नहीं बन जाते? शालिनी ने पूछा था। कॉल मी आप। उसके तुम कहने पर आरजे ने एक तरह से हुक्म दिया था कि मुझे आप बुलाओ। शालिनी की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। ओके ओके मिस्टर आरजे। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। फिर वो काफ़ी देर तक उससे मुख्तलिफ सवाल जवाब करती रही थी और वो हर बार पहले से ज़्यादा उसे उलझा देता था। वैसे अच्छा हुआ आप मुस्लिम नहीं हैं। मुझे मुसलमान नहीं पसंद, लेकिन आप हर तरह से पसंद हैं अब।
शालिनी खूबसूरत सी मुस्कुराहट उछाली थी। लेकिन मुझे तुम ज़रा नहीं पसंद। वो साफ गोई से जवाब दे चुका था। क्यों? वह हैरान हुई। तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत नहीं है, तुम्हारे होंठ पुरकशिश नहीं है, नाक थोड़ी फैली हुई है, आंखों को तुमने लाइनर लगाकर बड़ा किया हुआ है और रंग को फिल्टर से गोरा किया है। तुम्हारे जिस्म में फिटनेस नहीं है। वो कमाल महारत से जवाब देकर उसे सर से पांव तक आग लगा चुका था। कितनी ही देर शालिनी को यकीन नहीं आया कि किसी लड़के ने उसके मुतालिक ऐसी बात की थी। वो जो अपनी खूबसूरती और जहानियत दोनों में मशहूर थी, अब गूंग बैठी थी। हाउ डेयर यू! होश में आने के बाद वो चिल्लाई थी, जबकि आरजे नींद की वादी में उतर चुका था क्योंकि घड़ी ने 5 का घंटा बजा दिया था। ये रहमान प्रोडक्शन का स्टूडियो था। शानदार कैबिन के अंदर मिस्टर रहमान अपनी कुर्सी पर बरजुमान था। सामने टीवी पर किसी गुलकार की परफॉर्मेंस दिख रहा था। सर, आरजे नौजवानों में बहुत मशहूर हो चुका है। उसकी फैन फॉलोइंग लाखों में पहुंच चुकी है। सेक्रेटरी ने अपने सामने बैठे मिस्टर रहमान से कहा, जो बहुत गौर से गाना गाते लड़के को देख रहा था। जानता हूँ। मिस्टर रहमान ने दो लफ्ज़ी जवाब दिया। फिर क्या सोच रहे हैं आप सर? हम अपनी नई एल्बम मरजान के लिए इसे कास्ट कर सकते हैं। आवाज़ अच्छी है, दम भी है, लेकिन लड़के के पास जज्बात नहीं है। और तुम जानते हो मुझे ऐसे गुलकार पसंद हैं जिनकी आवाज़ दिल से निकलती हो। जी सर। फिर अब? सेक्रेटरी ने पहलू बदला। फिर ये कि मैं अभी इसे नहीं कास्ट कर सकता। मैं इंतज़ार करूँगा तब तक का जब तक इसके अंदर जज्बात ना जाग जाएं। इसके दिल से निकली आवाज़ जब मेरे दिल पर लगेगी, मैं खुद जाऊँगा इसके पास और तब तक मुझे इंतज़ार करना होगा। मिस्टर रहमान ने गौर से आरजे को देखते हुए कहा। ये तो तय है, जब तक हमारी आवाज़ दिल से ना निकले, तासीर नहीं रखती। जज़्बात की आवाज़ में एक अलग जादू होता है। मिस्टर रहमान ने अपना फैसला सुनाया तो सेक्रेटरी ने इस बात में सर हिला दिया। उसे आरजे बहुत पसंद था। वो चाहता था उनकी अगली एल्बम में वो काम करे, लेकिन शायद वो दोनों ये नहीं जानते थे कि आरजे के पास जज्बात नाम की चीज़ नहीं थी। अगर थी भी तो वो उसे कंट्रोल करना अच्छे से जानता था। अच्छे रहते हैं वो लोग जो अपने जज्बात को किसी के सामने आया नहीं होने देते, वरना ये दुनिया वाले जीने नहीं देते। अपने लाडले को अच्छे से समझा दें बीजान कि जब तक वो मुल्तान में है कोई ड्रामा ना करे। इलेक्शन के दिन सर पर हैं और मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सईद जबील ने अपने सामने बैठी बीजान से कहा, नहीं करेगा वो ऐसा कुछ। बच्चा नहीं रहा, अब बड़ा हो चुका है। बीजान ने तसल्ली दी। जितना वो बड़ा होता जा रहा है उसके कारनामे उससे भी बढ़कर रहे हैं। अल्लाह जाने ये लड़का सईद खानदान के साथ क्या करेगा। सईद जबील गालबन अपने बेटे से बहुत तंग थे। मैं हर शाम से करती हूँ बात। वैसे भी कल वो वापस चला जाएगा। परेशान होने वाली क्या बात है? क्या पता वो जाते जाते क्या कर जाए फिर। कोई उसकी पेशेंट गोई भी तो नहीं कर सकता। सईद जबील ने उठते हुए अपनी चादर दुरुस्त की और कहते हुए बाहर की तरफ चले गए। सीढ़ियों पर खड़े आरजे ने अपने बाप की आवाज़ साफ सुनी थी और फिर उसके चेहरे पर पुरसुरार सी मुस्कुराहट फैल गई। यानी वो पक्का कुछ करने वाला था। मेरे बस में हो तो कभी कहीं कोई शहर ऐसा बसाऊं मैं, जहाँ बर्फ बर्फ मोहब्बतों पे, गम जहाँ का असर ना हो, राहो रस्म दुनिया की बंदिशें, हम साथ के सभी जायके, सिमे कायनात की तलहियाँ किसी आँख को भी ना छू सकें। वो एक खूबसूरत दुनिया थी, जहाँ तक नजर जाती थी। सफ़ेद बर्फ ने हर चीज़ को सफ़ेद बना दिया था और उस सफ़ेद बर्फ की चादर के दरमियान खड़ी वो इमारत, हाँ, वो शहजादियों के देश में आ गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वाकई वहाँ मौजूद थी। आसपास से गुजरते लोग जो अपने से ज़्यादा वजन की ऊनी कोट में मलबूस उसे अजीब सी तमानत बख्श रहे थे। उसने कदम बढ़ाए और उस इमारत की तरफ चलना शुरू किया। अभी वो कुछ फासले पर ही थी कि हानी, हानी आपी, उठ जाओ जल्दी। उसके नाम की पुकार कानों से टकराई। कोई उसे बुला रहा था। हानो आपी। जवाद उसका नाम बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। क्या है? वो सख्त बदमज़ा हुई। उठ जाओ, मेहरू आपी की कॉल आई है, बुला रही है आपको। वो उसकी रज़ाई खींचते हुए बता रहा था। आ रही हूँ, जाओ तुम। बस थोड़ा सा फासला रह गया था। ये लोग कभी मुझे मेरे ख्वाबों में भी सुकून से नहीं रहने देंगे। वो बड़बड़ा रही थी। उसे ख्वाब टूट जाने का दुख हुआ था। ऐसा तो हमेशा होता आया था, लेकिन जाने क्यों परियों के देश जाने के ख्वाब उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। वो लाख समझदार सही, लाख बड़ी सही, जो वो बन गई थी, उसका अंदर अब भी वैसा ही था, मासूम परियों के ख्वाब देखने वाला। आरजे, आपका आईक्यू लेवल कितना है? आपको सब कुछ याद रहता है क्या? आप बताएंगे प्लीज़ अपना आईक्यू लेवल?
उसकी नई नई परफॉर्मेंस वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था। ये सच था। उसे बचपन से लेकर आज तक का हर वाकया याद था। उसे हर शख्स याद रहता था जिसका उससे सामना होता था। उसे कुछ नहीं भूलता था। लड़की की बात सुनकर उसके चेहरे पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट फैली और जिंदगी के कुछ अवराग उसके दिमाग ने पीछे की जानी पलटे। उसके सामने खुले लैपटॉप पर एक नई फिल्म चलने लगी थी। मिस्टर जबील, आपने तो कहा था कि आपका बच्चा एक गैर मामूली बच्चा है जो आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ है, जिसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है। जी, जी बिल्कुल। सईद जबील ने अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठी अपनी बीवी को एक नज़र देखकर सामने बैठे शख्स को जवाब दिया। गलत, बिल्कुल गलत। आपका बेटा बाकी बच्चों की निस्बत बहुत नालायक है। उसने आईक्यू लेवल का जो टेस्ट दिया है, उससे साबित होता है कि उसका आईक्यू लेवल 0 है। अगर यकीन नहीं आता तो पेपर देख लें। उस शख्स की बात सुनकर वो दोनों हैरान रह गए थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें मजबूर किया था कि वो आरजे का आईक्यू लेवल टेस्ट करवाएं और उसके बाद अगर चाहें तो उसे किसी और स्कूल में मुंतकिल करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो उलट ही हो गया था। टेस्ट सीखने के बाद सईद जबील को यकीन नहीं आ रहा था, जबकि आरजे पुरसुकून सा बैठा था। जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। दरअसल स्कूल का प्रिंसिपल और हर टीचर जो आरजे की क्लास में आता था वो उससे तंग था। बिलाशुबा वो गैर मामूली बच्चा था, लेकिन उसके सवालों ने टीचर्स का दिमाग हिला दिया था। प्रिंसिपल उस बच्चे को स्कूल से तो नहीं निकाल सकता था, इसलिए उसने आरजे की वालिदैन को नया मशवरा दिया था, जो पूरी तरह नाकाम रहा था। मैं आ रहा हूँ प्रिंसिपल सर। आरजे आ रहा है। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाया था। चलें बेटा, मिसेस जबील ने उठते हुए अपने बेटे से कहा। यस मॉम। वो छलांग लगाकर कुर्सी से उतरा था। वो लोग ऑफिस से बाहर निकल आए थे जब वो एक झटके से रुका। मॉम, शामू का फ़ोन तो अंदर ही रह गया। मैं अभी लेके आता हूँ। किस कमाल महारत से वो बिना बताए हर शाम का फ़ोन उठा लाया था। इससे पहले कि मिसेस जबील उसको कुछ कहती, वो अपना नन्हा सा हाथ छुड़ाकर ऑफिस की तरफ भागा। उनका बेटा और कोई चीज़ भूल जाए, कमाल है। वो हैरान हुई। हेलो अंकल। वो उस शख्स के सामने जाकर खड़ा हो गया था। आपने अभी जो अंदर मिस से बातें की ना, वो सब इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अगर आपने दोबारा सईद जबील से कहा ना कि मैं नालायक हूँ, तो मैं ये सबको सुनाऊंगा। बच्चे ने अपनी जैकेट से फ़ोन निकालते हुए कहा, जो उससे मुश्किल से छुपाया था, जबकि सामने बैठे शख्स को कुछ समझ नहीं आया था। मैंने कहा ना मिस जीना, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मेरी वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए। उससे बटन दबाकर रिकॉर्डिंग ऑन की, जिसे सुनकर उस शख्स के पसीने छूट गए थे। बेस्ट ऑफ लक अंकल। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया था। वो ऐसा ही था। वो इतनी आसानी से किसी को खुद को जानने का मौका नहीं दे सकता था। उसका दिमाग कंप्यूटर की इसी रफ्तार से काम करता था। वो होठों के हिलने से जान लेता था कि दूर खड़ा इंसान क्या बात कर रहा है। बताएं ना आरजे, आपका आईक्यू लेवल कितना है? मैं आपका इंटरव्यू अपने मैगजीन में पब्लिश करना चाहती हूँ। 0। एक लफ्ज़ी जवाब देकर वो लैपटॉप बंद कर चुका था। उसे फिक्र नहीं थी कि सामने वाले बंदे को वितराय हैरत में डाल चुका था। बस वो ऐसा ही था। बचपन के वाक़ये ने उसके होंठ पर मुस्कुराहट फैला दी थी। तुम सोच नहीं सकती एला, आज मैं बहुत खुश हूँ। माही के हाथ शिद्दत जज्बात से कांप रहे थे। बताओ मैं अब क्या करूँ? कैसे उस शख्स से बात करूँ? माही की आवाज़ भर आ गई थी। सामने लैपटॉप पर उस शख्स की तस्वीर चमक रही थी। कितनी मुश्किलों से ढूंढा था उसे माही ने। करना क्या है पागल, सबसे पहले ऐड करो उन्हें, फिर बात कर लेना। एला ने मशवरा दिया। वो मुझसे बात तो करेंगे ना। भाई को यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसी शख्स का अकाउंट था। सईद हशाम बिन जबील। हाँ, यही नाम था उस शख्स का, जो सफ़ेद कल्फ लगे कपड़े पहने, पूरे रंग की चादर को कंधों पर फैलाए अपनी तमाम तर वजाहत के साथ बैठा था। वो बिना पलके झपकाए उसकी प्रोफाइल पिक्चर को देख रही थी। होश में आओ माही, इससे पहले कि देर हो जाए बात कर लो। एला कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि माही के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में नमी चमकी थी। वो शख्स किस हद तक उसे अजीज हो चुका था, वो खुद नहीं जानती थी। हानी, तुम्हें वो असमारा आपी याद है, जो स्कूल में हमारी सीनियर थी? मेहरून ने सामने बैठी हानम से पूछा, जो तेजी से रजिस्टर पर कलम चला रही थी। नहीं, कुछ हाथ नहीं, हानम ने जवाब दिया। वो ही जिससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी, जिससे टॉप भी किया था। मेहरू ने याद करवाना चाहा। क्या हुआ उसे? अब की बार हानम ने चौंकते हुए पूछा। उसकी मामा का प्राइवेट कॉलेज है, अच्छा खासा है। उन्हें 2 माह के लिए एक टीचर की ज़रूरत है। कल असमारा अभी की कॉल आई हुई थी। वो पूछ रही थी कि अगर कोई टीचर हो तो एफएससी की स्टूडेंट्स को पढ़ाना, बस 2 माह। हानम ने अब की बार सर उठाकर उसे देखा। क्या वो मुझे रख लेंगे? उसका जहन मेहरू की बात को समझ गया था।
हाँ, मैंने बात की थी, वो कह रहे थे कि अगर डेमो अच्छा दिया तो मैं कोशिश करूँगी, 2 माह ही काफ़ी है मेरे लिए। अब हानम का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। वैसे वहाँ सारे टीचर्स बहुत हाईली क्वालिफ़ाइड हैं, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है और अस्मारा अभी मेरी बात भी मान लेती हैं। वो अपनी मामा को मना लेगी, लेकिन तुम सोच समझ लो, 2 काम एक साथ कर लोगी। महरू थोड़ा परेशान हुई। टाइमिंग क्या है कॉलेज की? हानम ने पूछा। सुबह 8 से 1 बजे तक, महरू ने बताया। बस ठीक, एकेडमी का टाइम 2 बजे से शुरू होता है और फिर 2 माह की तो बात है, मैं कर लूँगी कुछ ना कुछ। आनम के दिमाग से जैसे बोझ सा बोझ उतर गया था। अलबत्ता अब उसे एक नई फिक्र थी, पता नहीं उसे ये जॉब मिलती भी या नहीं। शाम आरजे को बुलाने उसके कमरे में आया था, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं नजर आया। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था और शावर की आवाज़ से उसे अंदाज़ा लगा लिया था कि वो अंदर था। अभी वो कुछ कहने वाले था जब उसकी नज़र आरजे के मोबाइल पर पड़ी, जो ब्लिंक कर रहा था। वो वाहिद शख्स था जो उसके फ़ोन को हाथ लगा सकता था। हशाम ने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया और दूसरे ही पल उसे झटका लगा था, जैसे करंट। हाँ, मोबाइल फ़ोन से। डोंट टच माई फ़ोन यू ब्रोमाइड्स। मोबाइल की स्क्रीन से आवाज़ उभरी थी और उस पर यही जुमला लिखा भी चमक रहा था। एक बड़ा सा टाइगर मुंह खोले कहा जाने वाली नज़रों से उसे घूर रहा था, जिसके मुंह में ये अल्फाज चमक रहे थे। क्या हुआ शामू काका, डर गए? अंदर से उसकी आवाज़ उभरी थी, जाने उसे कैसे पता चल जाता था। डूब के मर जाओ तुम, इंतहाई कुछ जलील इंसान हो वैसे। हशाम को गुस्सा आ गया था, जबकि आरजे का कहका उभरा था। ब्रोमाइड साहब, क्या लेने आए हो मेरे कमरे? उसके ब्रोमाइड कहने पर हशाम मजीद दबा। तुम्हें पता भी है ब्रोमाइड का मतलब क्या है? ये तो तुम्हें पता होगा शामू काका, इंग्लिश लिटरेचर तो तुम पढ़ रहे हो। ब्रोमाइड्स का मतलब है पुराने ख्यालात। क्या तुम्हें मैं पुराने ख्यालात का लगता हूँ? हशाम को उसका ब्रोमाइड कहना बुरा लगा था। जी बिल्कुल शामू काका, आप ओल्ड फैशन्ड इंसान हैं। इस बात का अंदाज़ा आप अपने कपड़ों से लगा लें। वो तुर्की बात तुर्की जवाब दे चुका था, जबकि हशाम दांत भींच कर रह गया था। नहाकर जल्दी नीचे मरो, मदिया आई है तुम्हें बुला रही है। मदिया हशाम की छोटी बहन थी जो डॉक्टर बन रही थी। वो कह के रुका नहीं था, बल्कि कमरे से बाहर निकल गया था, क्योंकि आरजे से बहस करना फजूल था। रहने दो हानी, एक वक्त में तुमसे 2 काम नहीं होंगे। फिर तुम कहोगी कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही। आसिया बेगम ने अपनी बेटी को समझाना चाहा था। वो तो वैसे भी नहीं दे पा रही अम्मा। अलबत्ता इस काम से फ़ायदा ही होगा ना मुझे। बस 2 महीने की तो बात है, हानम ने कहा, जबकि आसिया खामोश रहीं। अच्छा है, जाने दे अम्मी, घर में रहकर भी तो इसने किताबें चाटनी है। बाहर निकलेगी, बाहर की दुनिया से मिलेगी, इसका गुस्सा भी कम होगा। महान ने टांग अटकाई। आनंद में उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। इसे छोड़ो, तुम खाना खाओ, इसकी तो आदत है बोलने की। आसिया बेगम ने अपनी खानम से कहा, जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। अलबत्ता वो गुस्सा दूसरों पर कम उतारता था। अंदर ही अंदर पीने की वजह से वो बहुत तल्ख हो गई थी। बस अम्मा, 2 माह, 10,000 देंगे वो लोग। एक बार दाखला चला जाएगा और दूसरी दफ़ा की तनख्वाह में कोई मोबाइल लूँगी। इंटरनेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है मुझे। आज वो पूरी मेहनत करके गई थी। क्लास और प्रिंसिपल को उसका डेमो पसंद आ गया था। कल से वो बाकायदा अपनी टीचिंग का आगाज़ करने वाली थी। ये भी शुक्र है कि उन्होंने मुझे रख लिया। अगर इनकार कर देते तो क्या होता? हाना मज़ीद न कह पाई। रखते क्यों नहीं भाई? 30,000 जिस टीचर को देने थे उन्होंने, अब उसके बदले उन्हें 10,000 में टीचर मिल गई है। कैसे न रखते? महम बात सही आती थी। तुम चुप करके बिस्तर लगा दो, मुझे नींद आई है बहुत। वो ही कर रही हूँ, देख तो लो पहले। हानम की बात पर बिस्तर लगाती माहम ने हफ्की से जवाब दिया था, जबकि हानम का दिमाग टीचिंग में उलझ कर रह गया था। उसे टीचिंग करना नहीं पसंद था, लेकिन वक्त इंसान से क्या कुछ करवाता है, ये उसे अब अंदाज़ा हो रहा था। वो बस गहरी सांस लेकर रह गई थी।